Good morning, ma'am. Good morning. So, Good morning, how was ma'am. the Holi? Good morning. How were the celebrations? Good morning, ma'am. Good Good morning, morning. ma'am. कैसा रहा फेस्टिवल आपका? मैम बहुत ही बेकार। बेकार। घर यस में मैम। बनाना पड़ा इसलिए। चलो, लेट्स प्रे टू गॉड कि नेक्स्ट ईयर सब अच्छा हो, तो सब अच्छे से हम लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करें। ओके, चलिए, कम बैक टू अ टॉपिक। So the screen is visible to everyone, na? So in the last class, we were on mineral nutrition. So we were talking about micronutrients and macronutrients. My voice is properly audible to everyone, na? Yes, ma'am. Yes मैम। Very good. So please tell me something about micronutrients and macronutrients. About the requirement. Acha, who is required? Which of this micronutrient or macronutrient, which is required in minute quantity and which is required in large quantity? The micronutrient required in less quantity. Micronutrients? Less quantity, ma'am. Okay, and macro in large ज़्यादा quantities. 1 to 10 Okay, mg per gram of वो weight, okay, उसका dry weight. okay, okay. So today we will study few functions, deficiency syndrome, symptoms of macro and micronutrients. Okay. Uh, I will start with macronutrients. Either you note down or just take a screenshot. Macro. So macronutrient में सबसे पहले I am going to discuss about nitrogen. तो नाइट्रोजन जिस फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, दैट फॉर्म इज नाइट्रेट. ओके, few plants take in this form only and few in the form of ammonium ions. So required nitrogen is required by all parts of the plant and it is particularly important for meristematic tissue, okay, for growth. Means required in the metabolic activities of the cell and the nitrogen is required in greatest amount. So the function, नाइट्रोजन का फंक्शन होता है कि नाइट्रोजन आपके प्रोटीन का बहुत बड़ा कंस्टिट्यूएंट होता है. प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन्स, हार्मोन्स एंड कोएंजाइम्स, इन सब में नाइट्रोजन का बहुत ज्यादा रोल है. ओके, डेफिशिएंसी सिंड्रोम, क्लोरोसिस, येलोइंग ऑफ लीव्स जिसे बोलते हैं, ग्रोथ का स्टंटेड ग्रोथ, और लेटरल बट की डोरमेंसी. ये सब मैं लिखती जाऊं या सिर्फ बता दूं? फ्लावरिंग का लेट होना,
Okay. Some plant it has been noticed as purple coloration of shoot axis. ठीक है, सीरियल्स का व्रिंकलिंग हो जाती है, मतलब जब अच्छे से प्रोटीन नहीं बनेगी तो सिकुड़ जाएंगे सीरियल, इस तरह की भी चीजें आती हैं। सेल डिवीजन का इनहिबिशन होता है। नेक्स्ट इज फॉस्फोरस। फॉस्फोरस नॉर्मली फॉस्फेट आयंस के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, आइदर एज H2PO4 और HPO4 2-। तो यंग टिश्यूज को ये भी चाहिए होता है। ओल्डर मेटाबॉलिकली लेस एक्टिव टिश्यूज की, जैसे बताया था लास्ट टाइम, की डेथ होने लगती है तो ट्रांसफर कर देते हैं फॉस्फोरस को यंग प्लांट की तरह। सेल मेम्ब्रेन एंड सर्टेन प्रोटीन्स का पार्ट होता है। ओके, तो रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ, ये भी अगर प्रोटीन का पार्ट है तो सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड में, न्यूक्लियोटाइड्स में, एटीपी में, तो न्यूक्लिक एसिड्स में, न्यूक्लियोटाइड्स में, एटीपी में, एनएडीपी जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है इनका, और इन सब में तो रिक्वायर्ड है। एंड ऑल जितने भी फॉस्फोराइलेशन वाले फंक्शंस हैं उन सब में फॉस्फोरस रिक्वायर्ड है। अच्छा, इसके डेफिशिएंसी से क्या होगा? सीड जर्मिनेशन का डिले होगा। और क्या होगा? पर्पल स्पॉट्स इसमें भी दिख सकते हैं लीव्स के ऊपर, लीव्स डल ग्रीन कलर की हो जाएंगी। एंड प्री मैच्योर फॉल ऑफ लीफ एंड फ्लावर, तो प्री मैच्योर फॉल भी मिलेगी। प्री मैच्योर फॉल ऑफ प्लांट टिश्यूज, ये हो गया। देन नेक्स्ट इज योर पोटेशियम। पोटेशियम नॉर्मली पोटेशियम आयंस के फॉर्म में होता है, और ये भी ज्यादा मेरिस्मेटिक टिश्यू जहां से ग्रोथ स्टार्ट हो रही है ना, वहीं पे रिक्वायर्ड होता है। और लीव्स, बर्ड, रूट टिप, जहां जहां मेरिस्टम है ऑब्वियस सी बात है वहां पे। और इम्पोर्टेंट तो सबको याद आ जाएगा कि सोडियम पोटेशियम पंप, याद है? सोडियम पोटेशियम पंप इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड एनायन कैटायन बैलेंस ऑफ द सेल में रिक्वायर्ड होगा। तो जब उसमें रिक्वायर्ड है तो ये भी याद आएगा कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में भी पोटेशियम का फंक्शन पढ़ा था। यस मैम। Yes, ma'am. ओके, तो पोटेशियम नॉर्मली 40 एंजाइम्स का एक्टिवेटर होता है। सेल सैप में बहुत इजीली मिलता है, प्लांट वैक्यूल्स की टर्जिडरी के काम आता है। एंड अगर डेफिशिएंसी हो जाए पोटेशियम की तो येलोइंग ऑफ लीव्स, यहाँ पे भी आपको क्लोरोसिस मिलेगी। स्कॉच्ड लीफ टिप्स, एक और चीज है इसमें जिसे कहते हैं स्कॉच्ड लीफ टिप्स, ये भी मिलता है पोटेशियम की डेफिशिएंसी से। इंटरनोड्स की शॉर्टनिंग हो जाएगी। ये अभी पहले उसमें मिला है इंटरनोड्स की शॉर्टनिंग, और शूट की डेथ होने लगती है, क्लोरोसिस होती है, लॉस ऑफ एपिकल डोमिनेंस, बुशी अपीयरेंस ऑफ प्लांट एंड लॉस ऑफ कैम्बियल एक्टिविटी एंड स्टंटेड ग्रोथ पे तो सबका इफेक्ट आएगा ही आएगा। अच्छा, कैल्शियम का रोल देखते हैं।
कैल्शियम जो है कैल्शियम आयंस की तरह से एब्जॉर्ब होता है, और ये भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में रिक्वायर है, डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज में रिक्वायर है, ओल्डर टिश्यूज में अक्यूमुलेट हो जाता है जाके ओल्डर लीव्स में, वो तो पता है कि बॉडी के फिजियोलॉजी का फंक्शन बन जाएगा। अच्छा, जो मिडिल लैमेला होती है वहां पे कैल्शियम पेक्टेट की तरह से प्रेजेंट होगा, ओके। अच्छा, एक और चीज है कि इसकी जो रिक्वायरमेंट एक जगह बड़ी ज्यादा है, जो माइटोटिक स्पिंडल होता है सेल डिवीजन में आपके, वहां पर रिक्वायर होता है कैल्शियम, ठीक है। ये एक स्पेशलिटी है, डिफरेंट सी चीज है कैल्शियम की, जो माइटोटिक स्पिंडल में रिक्वायरमेंट है इसकी। और दूसरा हो गया नीड फॉर नॉर्मल सेल वॉल डेवलपमेंट, ये भी है। क्यों? क्योंकि भाई कैल्शियम तो हेल्थ के जो टिश्यूज को स्ट्रेंथनिंग देगा ना, इसलिए ह्यूमन बीइंग से भी कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बोन्स के लिए, इसी तरह से सेल वॉल डेवलपमेंट में भी। अच्छा, अब जब डेवलपमेंट के काम आ रहा है तो फिर इट एक्टिवेट्स एंजाइम्स फॉर ग्रोथ ऑफ रूट एंड शूट टिप। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब डेफिशिएंसी हो जाएगी कैल्शियम की तो जाहिर सी बात है कि ग्रोथ का काम आ रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है कि ग्रोथ स्टंटेड ग्रोथ दिखने लगेगी और नेक्रोसिस हो जाएगी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की, रूट टिप्स, यंग लीव्स, इनकी नेक्रोसिस होने लगेगी। अच्छा, यंग लीव्स में क्लोरोसिस भी हो सकती है, ज्यादा डेफिशिएंसी हो जाए तो लीफ टिप्स जो है हुक्ड हो जाएंगी। अब नेक्स्ट है मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम आयंस के फॉर्म में। तो ये जितनी लीव्स होती हैं ना, इट इज रिक्वायर्ड बाय लीव्स। क्यों भाई? क्योंकि कैल्शियम जो मैग्नीशियम बहुत ज्यादा आपके क्लोरोफिल में होता है, सेंटर होता है ना, तो ऑल लीव्स ऑफ द प्लांट रिक्वायर मैग्नीशियम आयंस। तो जितनी एजिंग लीव्स होती जाती हैं उनसे मैग्नीशियम जो है विथड्रॉन होता जाता है और इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डेवलपिंग सीड्स, डेवलपिंग साइड में जाता है। अच्छा, इसका रोल क्या है? एंजाइम कौन सा एक्टिवेट करता है? फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म का। फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म का एंजाइम एक्टिवेट करेगा। रेस्पिरेशन में है मैग्नीशियम का रोल, फोटोसिंथेसिस में है। अच्छा, साथ ही साथ आपका डीएनए हो गया या आरएनए हो गया, इन सब की भी सिंथेसिस में काम है मैग्नीशियम का। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का तो पार्ट ही होता है मैग्नीशियम। अच्छा, राइबोसोम का स्ट्रक्चर मेंटेन करेगा मैग्नीशियम। इसे याद करेंगे तो एक चीज आपने भी नोटिस करी होगी इसे याद करने के टाइम पे, जैसे कैल्शियम है तो कैल्शियम को याद करेंगे ना, तो कैल्शियम कुछ सेल वॉल या सेल के स्ट्रक्चर वाली जगह पे कैल्शियम आ रहा है, तो आप उस तरह से अपने ब्रेन को थोड़ा मोटिवेट करके याद करिए। तो माइटोटिक स्पिंडल हो गई, जहाँ पे कुछ स्ट्रेंथनिंग की चीजें आ रही हैं वहां पे कैल्शियम आ रहा है। पोटेशियम, ये सबको याद होगा, पोटेशियम का सोडियम पोटेशियम पंप, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, स्टोमेटल ओपनिंग, तो स्टोमेटा की बात आ रही है तो टर्जिडिटी के लिए भी पोटेशियम याद हो जाएगा। इसी तरह से अभी जैसे मैंने मैग्नीशियम पढ़ाया, तो जो कॉमन चीजें जो हमें याद रहती हैं ऑलरेडी, जैसे हमें मैग्नीशियम का रोल याद है कि मैग्नीशियम आपके क्लोरोफिल का हिस्सा होता है, तो उससे आप याद रख सकते हो कि फोटोसिंथेसिस में होता है, और साथ ही साथ याद रख सकते हो कि रेस्पिरेशन में होता है।
और अब मैग्नीशियम है फोटोसिंथेसिस में आ रहा है और फॉस्फेट के मेटाबॉलिज्म में। और थोड़ा बहुत और याद रखो कि डीएनए, आरएनए, राइबोसोम की मेंटेनेंस में तो डिफरेंस वाली चीजें जो हैं जो थोड़ी डिफरेंट हैं वो जरूर याद रखो। बाकी तो डेफिशिएंसी से नॉर्मली सबके में क्लोरोसिस, नेक्रोसिस या प्रीमेच्योर एब्सिशन दिख जा रहा है, वो एक कॉमन फीचर है, लेकिन आपसे एक थोड़े डिफरेंट ही फीचर पीछे हो जाएंगे। तो इनकी भी डेफिशिएंसी से वही क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, स्टंटेड ग्रोथ, प्रीमेच्योर एब्सिशन, ये सब दिखेगा। नेक्स्ट इज सल्फर। सल्फर इज नॉर्मली एब्सॉर्ब्ड एज सल्फेट आयंस। तो ये भी स्टेम में, रूट टिप्स में, यंग लीव्स में रिक्वायर्ड होता है। और सल्फर भी जब सेनेसेंस होती है तो डीमोबिलाइज हो जाता है। अच्छा, दो बड़े इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स है जिनका कंस्टिट्यूएंट होता है सल्फर। एक है सिस्टीन और एक है मेथियोनीन। बाकी भी बहुत सी प्रोटीन्स हैं, लेकिन जो दो नाम आपको याद रखने हैं वो है सिस्टीन एंड मेथियोनीन। उसका कंस्टिट्यूएंट होता है सल्फर। अच्छा, बहुत सारे कोएंजाइम्स हैं, विटामिन्स हैं, जैसे कि थायमीन, बायोटिन, कोएंजाइम में देखो एक डिफरेंट टाइप की चीज है। जब विटामिन्स की बात आई तो सल्फर आ गया, तो तुम लोग इस तरह से भी याद रख सकते हो। थायमीन, बायोटिन, कोएंजाइम ए, पेरिडॉक्सिन, इन सब में सल्फर का रोल है। अब रूट डेवलपमेंट कराता है, फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल्स, ये भी एक डिफरेंट सी चीज है कि रूट नोड्यूल में लेग्यूमिनस प्लांट का जो रूट नोड्यूल्स होते हैं उसमें सल्फर का रोल है। अभी साथ ही साथ याद रखते चलो, डेफिशिएंसी सिंड्रोम में इसका भी क्या है, क्लोरोसिस करा देगा, ग्रोथ स्टंट करा देगा, और अगर डेफिशिएंसी हो गई तो अक्यूमुलेशन ऑफ एंथोसायनिन देखा गया है। अच्छा, इसके भी सिम्टम्स नाइट्रोजन डेफिशिएंसी की तरह से ही सिमिलर है, बिकॉज सल्फर एंड नाइट्रोजन बोथ आर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोटीन्स। अब ये आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए। नाउ कम टू माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। याद रहेगा? बोलो बच्चों। यस मैम। एटलीस्ट यू शुड ट्राई टू लर्न, जितना याद रहे उतना बेहतर है। तो आयरन, आयरन नॉर्मली फेरिक आयंस ऐसे एब्जॉर्ब होता है और लीव्स को चाहिए होता है। साथ ही साथ इट इज रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट एज कंपेयर्ड टू अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जितने बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनके कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है। अच्छा, कुछ प्रोटीन्स के नाम आपने भी सुने होंगे जिनका ये इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है, जैसे अभी सबका रोल भी आता जाता है हम लोग जब पढ़ते जा रहे हैं। तो फेरोडॉक्सिन का, साइटोक्रोम, साइटोक्रोम कहाँ पढ़ेंगे अभी हम फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे। और साइटोक्रोम्स में क्या करता है, इट इज इन्वॉल्व्ड इन, साइटोक्रोम का काम क्या है, साइटोक्रोम जो है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कराता है। तो आयरन भी
कुछ उसी चीज में सपोर्ट कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है तो ये Fe2+ से Fe3+ और उधर से Fe2+ रिवर्सिबली कन्वर्ट होता रहता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के टाइम पे। कौन सा एंजाइम एक्टिवेट करता है? कैटालेज। ठीक है। क्लोरोफिल की सिंथेसिस के लिए एसेंशियल होता है। इसकी डेफिशिएंसी से भी क्लोरोसिस होती है यंग लीव्स में, और इनिशियली इट मे बी इंटरवीनल क्लोरोसिस of leaf, later the vein regions also show chlorosis. ये हो गया। नेक्स्ट इज मैग्नीज। ये मैग्नीज आयंस के फॉर्म में होता है, रिक्वायर्ड बाय ऑल टिश्यूज। बहुत सारे जो एंजाइम्स होते हैं विच आर रिक्वायर्ड इन फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, उनमें मैग्नीज का रोल है। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के एंजाइम्स में मैग्नीज का रोल है, और साथ ही साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जो याद रखना है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। फोटोसिंथेसिस में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होती है ना, तो वहां पर भी मैग्नीज का इंपॉर्टेंट रोल है टू रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग। जब फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा तो ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो उसके लिए मैग्नीज का एक रोल है। ये भी इंटरवीनल क्लोरोसिस, ग्रे स्पॉट्स, इस तरह की चीजें बनाएगा। अच्छा, मैग्नीज हो गया। मैग्नीज के बाद आ गए जिंक पे। जिंक आपका ये भी जिंक आयंस के फॉर्म में है, रिक्वायर्ड बाय ऑल टिश्यूज। कौन सा एंजाइम एक्टिवेट करता है? ये सब थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, एक दिन याद रख लीजिएगा बस। कार्बन, वेट अ सेकेंड, required by enzyme carboxylase. Please just wait a second. चलो, तो कार्बोक्सिलेज कौन सा एंजाइम जिंक कर रहा था एक्टिवेट? कार्बोक्सिलेसिस एंड dehydrogenases. Okay, carboxylases and dehydrogenases. So it is required for the synthesis of auxin. ये याद रखिएगा कि जिंक ऑक्सिन सिंथेसिस में रोल करता है। ओके, प्रेजेंट इन एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लेकिन रोल है। तो जब ये जब डेफिशिएंसी हो जाएगी जिंक की, तो क्या हो जाएगा, लीफ जो है माल फॉर्म हो जाएंगी, और एक सिम्टम आता है जिसे कहते हैं लिटिल लीफ एंड मॉटल लीफ। कैसे लगेगा, लीफ एकदम क्रैक हुई जा रही है, उस तरह का सिम्टम होगा। क्लोरोसिस तो इसमें भी इंटरवीनल होगी और ग्रोथ
स्टंट हो जाएगी। ग्रोथ टू स्टंट सबकी डेफिशिएंसी से हो जाती है नॉर्मली। जिंक हो गया, देन कम्स कॉपर। कॉपर, फिर ये भी और टिश्यूज। तो लाइक आयरन, कॉपर इज एसोसिएटेड विद ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। ओके, ऑक्सीडेशन रिडक्शन reactions. So it's involved in transfer of electrons. इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा? नेक्रोसिस। I guess this thing is getting little boring for you people, but अब याद करने वाली चीजें भी तो कुछ होती हैं। नेक्स्ट इज बोरॉन। अभी जल्दी से करो इसे स्पीड से, तो हम सिंथेसिस पे आए। बोरॉन आपका ऐसे होता है, जो कुछ बोरॉन आयंस के फॉर्म में। ये क्या इतना याद, ये चीज इतना याद रखने की चीज नहीं है। लीव्स एंड सीड्स एब्जॉर्ब करते हैं बोरॉन को, और बोरॉन का जो रोल है वो याद रखिए, रिक्वायर्ड फॉर, जो कुछ डिफरेंट से रोल है ना वो याद रख लेना। अपटेक ऑफ कैल्शियम आयंस। ओके, सेल इलोंगेशन, सेल डिफरेंशिएशन, मोलिस्टम्स में भी बोरॉन का रोल होता है, एंड इट इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब की ग्रोथ में बोरॉन का रोल है। ठीक है, तो अगर बोरॉन की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा? रूट टिप्स एंड शूट टिप्स की डेथ होने लगती है, लॉस ऑफ एपिकल डोमिनेंस हो जाएगा, एब्सिशन ऑफ फ्लावर्स, स्मॉल साइज ऑफ फ्रूट्स आने लगेंगे, प्लस एब्सेंस ऑफ रूट नोड्यूल इन लेग्यूमिनस प्लांट। ये चीजें होने लगेंगी। अच्छा, जब हमने सल्फर पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि सल्फर इंक्रीज करता है रूट नोड्यूल। तो अगर सल्फर इंक्रीज करता है रूट नोड्यूल, तो सल्फर की डेफिशिएंसी से भी रूट नोड्यूल में कमी आएगी। साथ ही साथ याद रखेंगे कि बोरॉन की डेफिशिएंसी से भी रूट नोड्यूल में कमी आएगी। बोरॉन एंड सल्फर इस चीज को याद रखेंगे। फिर आ जाएगा मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम भी आपका इस फॉर्म में कुछ एब्जॉर्ब होगा, मॉलिब्डेट आयंस, एंड ऑल टिश्यूज पर्टिकुलरली रूट्स में एब्जॉर्ब होगा, एंड बहुत सारे एंजाइम्स का पार्ट होता है मॉलिब्डेनम, पर्टिकुलरली नाइट्रोजिनेज एंड नाइट्रेट रिडक्टेज। तो इसकी कमी से भी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन के एंजाइम्स है नाइट्रोजिनेज, नाइट्रेट रिडक्टेज, तो इट इज रिक्वायर्ड इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इसकी कमी से भी नाइट्रोजन फिक्सेशन के ऊपर इफेक्ट आएगा। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन अगर अच्छे से नहीं होगी तो भाई फिर से ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट आएगा। एंड लास्ट हो गया, बस अब बस कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, हो गए सारे न्यूट्रिएंट्स आपके। क्लोरीन। क्लोरीन आपका क्लोरीन आयंस के फॉर्म में होता है। ये भी ऑल टिश्यूज, एंड क्लोरीन का एक रोल है कि अलोंग विद सोडियम एंड पोटेशियम, जो ये कैटायन का बैलेंस होता है वहां पर क्लोरीन का रोल होता है। तो मे बी रिक्वायर्ड फॉर सेल डिवीजन इन बोथ लीव्स एंड रूट्स, और क्लोरीन इज एसेंशियल फॉर वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शंस एंड इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस। ये भी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में भी, हमने स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कहाँ पढ़ी थी? यहाँ पे पढ़ी थी ना, ये मैंगनीज में, साथ में क्लोरीन भी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में। चलो, तो ये हो गया।
हमने डेफिशिएंसी सिम्टम्स लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे और जल्दी से हम मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन पे आ जाते हैं। प्लीज वेट फॉर अ सेकेंड। आप जब तक के अपने सारे एंजाइम रिपीट करो। स्क्रीनशॉट ले लिया है सारे एंजाइम्स का, जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं इनको याद करो। अभी बैक में सब सब ओके रिवाइज हो गया। तो नाइट्रोजन साइकिल के बारे में कोई आइडिया? अच्छा, नाइट्रोजन का कैसा बॉन्ड होता है? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज सबको आ रही है? Yes, ma'am. ओके, ये हो गया नाइट्रोजन आपका। ठीक है, अब नाइट्रोजन का बॉन्ड कैसा होता है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है नाइट्रोजन में। ठीक है, तो नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने को ही कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है? नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया एंड दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो रॉक्स डू नॉट कंटेन नाइट्रोजन। पहली चीज ये याद रखो कि नाइट्रोजन साइकिल में रॉक्स जो होती है, नॉर्मली हमने देखा है कि यहाँ सॉइल से ले लिया, यहाँ से ले लिया, वहां से ले लिया, नहीं। तो जितना भी बायोमास में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट है, इट इज डिराइव फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। अब इस नाइट्रोजन की साइकिल में बैक्टीरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जो नाइट्रोजन होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे फिक्स करते हैं एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फिक्स करते हैं नॉर्मली ऐसे फॉर्म में जो हमारे प्लांट एब्जॉर्ब कर सकें। तो वो आइदर वो नाइट्रेट के फॉर्म में फिक्स करते हैं या अमोनियम आयंस के फॉर्म में फिक्स करते हैं। ये बात याद रखो कि हमारे प्लांट्स कौन सा फॉर्म ले पाते हैं, आइदर नाइट्रेट और आइदर अमोनियम आयंस। However, plant must reduce nitrate to ammonium ion before they can be incorporated into amino acids. प्लांट नाइट्रेट फॉर्म भी ले लेते हैं, प्लांट अमोनियम आयन फॉर्म भी ले लेते हैं। अब वो उनके ऊपर बैक्टीरिया की कृपा है कि वो कौन से फॉर्म में प्लांट को ये दे रहे हैं। लेकिन जब अमाइनो एसिड बनना होगा, अगर उसने नाइट्रेट फॉर्म में लिया है तो वो अमोनियम आयन में कन्वर्ट करेगा ही करेगा, यानी सबसे अच्छा फेवरेबल फॉर्म उसका अमोनियम आयन है। ठीक है, तो hence ammonia form as a result of nitrogen fixation and absorbed by the plant is ultimately utilized for synthesis of amino acids. अब amino acids में कोई आएगा तब that means synthesized in for the production of proteins,
न्यूक्लिक एसिड्स एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाए तब क्या होगा? तो डेड रिमेन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स आर डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब जब हमने ले लिया ये सारा अमोनियम, प्लांट्स ने ले लिया है, नाइट्रेट फॉर्म में भी ले लिया है, अमोनियम फॉर्म में भी ले लिया है, अल्टीमेटली अमोनियम आयंस की तरह चला गया था और फिर उसके बाद ये बन गया प्रोटीन में आ गया, न्यूक्लिक एसिड्स में आ गया। अब मान लो उस प्लांट की हो गई डेथ। अब डेथ के बाद क्या होगा? अच्छा, इसे प्लांट ने भी खाया होगा, इस प्लांट को एनिमल ने भी खाया होगा। तो एनिमल में जाने के बाद ये जो प्लांट प्रोटीन्स होती है वो थोड़े हमारे जो एनिमल सिस्टम के मेटाबॉलिज्म के अकॉर्डिंग एनिमल सिस्टम की प्रोटीन में कन्वर्ट हो गई होगी। अल्टीमेटली एनिमल की भी डेथ हुई है। तब ये सब जाके एक बायोमास में, प्लांट बायोमास, एनिमल बायोमास, ये सब इकट्ठा होके बायोमास बनेगा। और बायोमास जब बनेगा तब उस बायोमास की होगी डिकेइंग। तो जब डिकेइंग होगी तो क्या होता है कि ये जो अमोनिया है, अमोनिया में बना है, वापस से रिकन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस अमोनिया is rapidly converted first to nitrites and then to, normally क्या होता है अमोनिया? नाइट्राइट में, फिर नाइट्रेट में नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस होता है। लेकिन कभी कभी जैसे अभी डेथ हो रही है, वापस जाना है, एटमॉस्फेयर में जाना है, तो उस टाइम पर होगा डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस। तो यानी कि जब डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस होगा तो दिस नाइट्रोजन will return back to atmosphere as free nitrogen gas again. So this nitrogen gas can be fixed by the process of nitrogen fixation again. तो ऐसे ये नाइट्रोजन की साइकिल चलती रहती है। अब उसमें जैसे मैंने कुछ टर्म्स आपसे बोले, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोल दिया, नाइट्रिफिकेशन बोल दिया, और जैसे अमोनिया एसिमिलेट होने वाला प्रोसेस था, तो और जैसे अमोनिफिकेशन बोला कि प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन होके फिर से अमोनिया बनना, ये सब। तो कुछ टर्म्स बोले, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, एसिमिलेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो लेट्स जस्ट चेक ईच टर्म, वो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम कौन सा टर्म पढ़ते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ लेते हैं। अब कोई भी नहीं सोएगा, अब सब ध्यान से सुनेंगे, ओके? एक बार नाइट्रोजन फिक्सेशन याद रखो लाइफ लॉन्ग के लिए। सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन दो तरह से हो सकता है। एक आपका बायोलॉजिकल फिक्सेशन, और एक आपका फोटोकेमिकल फिक्सेशन। ठीक है, बायोलॉजिकल फिक्सेशन मतलब उससे बैक्टीरियल फिक्सेशन, वही जो नाइट्रोजन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो आप पढ़ते हो बैक्टीरिया से, ठीक है, वो करते हैं। और फोटोकेमिकल क्या होता है? सबसे पहले फोटोकेमिकल देख लो, जो बड़ा इजी है। फोटोकेमिकल फिक्सेशन इज द एक्शन ऑफ लाइटनिंग ऑन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर। जो बिजलियां चमकती है ऊपर आसमान में ना, उससे होता है आपका ये फोटोकेमिकल फिक्सेशन। तो जब आसमान में बिजली चमक रही है यानी एटमॉस्फेयर में चमक रही है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस थी, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस थी, तो उसके ऊपर उस लाइटनिंग का इफेक्ट होता है और उस टाइम नाइट्रोजन फिक्स होती है। तो बाय बोथ, तो इस टाइम जब फिक्स हो जाती है तो फ्री नाइट्रोजन जो थी लाइटनिंग से, तो आइदर इन सब फॉर्म्स में नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के फॉर्म में फिक्स हो जाएगी या अमोनिया के फॉर्म में। और अमोनिया तो फेवरेट फॉर्म होता है प्लांट के लिए,
तो ये प्रोसेस नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया। ये तो हो गया आपका लाइटनिंग ऑफ लाइट, लाइटनिंग से फोटोकेमिकल फिक्सेशन। दूसरा आपका बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन दो तरह से हो सकता है, आइदर कुड बी विथ फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो सॉइल में रहते हैं और नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, और एक हो सकता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन से। सिम्बायोटिक एसोसिएशन से याद आ गया होगा आपको कि रूट नोड्यूल जो बनाते हैं ना, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो रूट नोड्यूल वाला बैक्टीरिया का नाम क्या होता है? राइजोबियम होता है। राइजोबियम। Yes, राइजोबियम करता है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। अच्छा, किसकी रूट में रहता है? फैबेसी फैमिली के प्लांट्स में रहता है ना, लेग्यूमिनस प्लांट्स में। अच्छा, लेग्यूमिनस प्लांट कौन से? बी हो गया, बीन हो जाएगा, पी हो जाएगा, इस तरह के प्लांट्स में। ठीक है, और जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया है वो कौन सा हो जाएगा? अज़ोटोबैक्टर। और भी बहुत से, बट आप अभी इतना ही याद रखो। फ्री लिविंग बैक्टीरिया में अज़ोटोबैक्टर है आपका, सिम्बायोटिक एसोसिएशन वाले में राइजोबियम है। अच्छा, कुछ और भी होते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स में, जैसे एक राइजोबियम आपका लेग्यूमिनस के साथ हो गया, और एक होता है फ्रैंकिया। फ्रैंकिया ये क्या करता है? ये हायर प्लांट्स के साथ, जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जैसे कि एल्नस, कैजुआरिना, ये सब नाम सुने हैं, इनके साथ इसकी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है फ्रैंकिया की। इनकी रूट्स में रहता है। फोटोकेमिकल फिक्सेशन समझ में आ गया? जब बीबियां चमकती है तो नाइट्रोजन के ऊपर और ऑक्सीजन के एक रिएक्शन हो जाता है, तो भी NO3, NO2, N2O, अमोनियम आयन इन सब फॉर्म में आता है। तो ये हो गया आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन होना। अच्छा, इसमें भी नॉर्मली इसके भी यही फॉर्म्स आएंगे, फ्री लिविंग के भी, और नॉर्मली सिम्बायोटिक वाले जो होते हैं वो अमोनियम आयंस में फिक्स करते हैं या नाइट्रेट में फिक्स करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जब नाइट्रोजन जो है, जब नाइट्रोजन जो है आपकी फिक्स हो गई, जब उसे प्लांट यूज कर रहे हैं, उस वाले स्टेप को कहते हैं एसिमिलेशन। इसमें क्या है? ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स्ड मेनली एज, जैसे बताया था ना कि फेवरेट कौन सा होता है? अमोनियम आयंस। तो अमोनियम आयंस के फॉर्म में जितनी फिक्स हो गई है वो सब यूज हो जाएगी क्या बनने में? अमाइनो एसिड्स बनने में। अमाइनो एसिड्स बनेंगे तो क्या बनेंगे? प्रोटीन्स बनेंगे। प्रोटीन्स बनेंगे तो क्या बने? और साथ में न्यूक्लिक एसिड्स। तो ये कहते हैं इस प्रोसेस को, अमोनियम आयन के फिक्सेशन को, जो फिक्स अमोनियम आयन यूज हो रही है अब बिल्डिंग अप ऑफ प्लांट प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड्स। सबसे पहले क्या हुआ कि नाइट्रोजन जो है फिक्स हुई, फिक्स होके अमोनियम आयन के फॉर्म में आई। अब जब अमोनियम आयन के फॉर्म में फिक्स होके आई, अब वो अमोनियम आयन जब प्लांट अपने अमाइनो एसिड्स प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन में यूज कर रहा है, उस स्टेप को कहते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, तीसरा स्टेप, ये दूसरा था। नाउ द थर्ड स्टेप, अमोनिफिकेशन। अच्छा, ये स्टेप ऐसा नहीं है यही होगा तो ये होगा, मतलब दीज आर जस्ट पार्ट ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन क्या होता है? अभी जैसे बताया कि जो बायोमास हो गया था, बायोमास कैसे हुआ था? जब प्लांट प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन, इनकी डेथ हो गई।
अब वो बायोमास में कन्वर्ट हो गए थे, डेथ के बाद डेड बायोमास में डिकेइंग होने लगी थी। तो जब इन सब का ब्रेक डाउन होने लगे, इन प्रोटीन्स का, इन जो यूरिया में आ गए थे वो इनका वापस से जब अमोनिया में ब्रेक डाउन होने लगे, मतलब ये अमोनिया से प्रोटीन बने थे और वापस से प्रोटीन से अमोनिया बनने लगे, ठीक है। तो इस स्टेप को कहते हैं मतलब प्रोटीन टू अमोनिया वापस से जब हो रहा है, and this step is called as ammonification। तो जब प्लांट एनिमल की डेथ हो जाती है तो बहुत से हमारे पास सैप्रोफिटिक फंजाई है ना, बहुत सारे सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया है। तो these ammonifying bacteria and fungi convert dead and decayed bodies to ammonia or ammonium compounds। फोर्थ स्टेप होता है बच्चों नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है? बहुत सारी अमोनिया जो होती है वोलेटाइलाइज हो जाती है और री एंटर्स द एटमॉस्फेयर, बट मोस्ट ऑफ इट इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट। तो नाइट्रिफिकेशन इज द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया फर्स्ट टू नाइट्राइट एंड देन टू नाइट्रेट बाय नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। अमोनिया किसमें कन्वर्ट हो रही है? पहले नाइट्राइट में, ठीक, और अमोनिया मतलब आपकी ये अमोनियम आयंस जो कि प्लांट के फेवरेट थे। तो जरूरी नहीं है कि सारा प्लांट यूज कर पाए, तो वापस से वो एटमॉस्फेयर में जाने लगती है, लेकिन still most of it is converted into nitrite ions यानी NO2 माइनस और कुछ नाइट्रेट आयंस। अच्छा, अब नाइट्रेट तक रह जाए तो भी अच्छी बात है क्योंकि प्लांट्स तो नाइट्रेट के फॉर्म में भी एक्सेप्ट करते हैं। तो इनके साथ भी कुछ बैक्टीरिया जुड़े हुए हैं। तो जब नाइट्रिफिकेशन क्या होता है? इज द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया फर्स्ट टू नाइट्राइट देन टू नाइट्रेट। पहले नाइट्राइट में बदलेगा फिर नाइट्रेट में बदलेगा, लेकिन कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है? अमोनिया से नाइट्राइट में जाने के लिए जो बैक्टीरिया होता है वो होता है नाइट्रोसोमोनास। वेरी गुड। यहाँ पे लगेगा नाइट्रोसोमोनास और यहाँ पे लगेगा नाइट्रोबैक्टर। ओके, ये 2 स्टेप प्रोसेस है। तो जब नाइट्रेट, अब जब फिर से नाइट्रेट बन गया, अब ये फिर से प्लांट यूज कर सकते हैं और फिर से अपनी लीव्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, या फिर कुछ और भी गड़बड़ हो सकती है। कुछ और गड़बड़ हो सकती है इस स्टेप पे, स्टेप नंबर 5, यस, डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है? ये जो नाइट्रेट्स हैं इसको एक बैक्टीरिया है पिस्यूडोमोनास, और भी है लेकिन बस इतना ही याद रखिए, वो वापस से मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। और में अगर नाम याद रखना है तो एक और बैक्टीरिया है थायोबैसिलस। ओके, तो ये हो जाएगा। ये आपकी हो गई नाइट्रोजन की साइकिल। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या हुआ बच्चे? तो नाइट्रेट जो बन के आया वो वापस से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया, फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया, गैस में।
तो कुछ बैक्टीरिया थे, तो स्यूडोमोनास, थायोबैसिलस, इन सब का रोल होता है डीनाइट्रिफिकेशन में। अच्छा, ये भी एक तरह से अच्छा है क्योंकि सब अगर नीचे सॉइल में रह गया तो फिर फर्दर लाइटनिंग से नहीं आ पाएगा, इसलिए डीनाइट्रिफिकेशन भी इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। अच्छा, कभी कभी जैसे एक हो गया सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो उसमें आपने पढ़ लिया राइजोबियम देख लिया था, रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट में, ठीक है। उसी तरह से आपने फ्रैंकिया देखा था, जो रूट नोड्यूल ऑफ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में था, जैसे कि हायर प्लांट्स थे आपके एलनस कैजुआरिना, जो मैंने नाम बताया था। फिर मैंने एक बताया था कि ये तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन की, एक होती है नॉन सिम्बायोटिक एसोसिएशन, उसमें आई हैव टोल्ड यू द नेम ऑफ दिस, एजोटोबैक्टर बताया था, ठीक है। तो दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल इररेस्पेक्टिव ऑफ द स्पेसिफिक क्रॉप ग्रोन। कौन सी क्रॉप है इससे इनको इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो क्रॉप जो होती है वो सीरियल क्रॉप भी हो सकती है, मिलेट्स भी हो सकते हैं, फ्रूट भी हो सकते हैं, वेजिटेबल्स भी हो सकते हैं। तो जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं उसमें एजोटोबैक्टर होता है एक, ये एरोबिक होता है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपना काम करता है। और दूसरा एक और हो सकता है क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम जो होता है वो एनएरोबिक होता है, तो ये क्लोस्ट्रीडियम हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ चीजें हो सकती हैं। देयर कैन बी सम सॉर्ट ऑफ, वो ना म्यूचुअल है ना वो नॉन म्यूचुअल है, तो उसे कहते हैं एसोसिएटिव सिम्बायोसिस या लूज एसोसिएशन। तो लूज एसोसिएशन में आपके जो बैक्टीरिया हो सकते हैं वो हो सकते हैं एजोस्पाइरिलियम। तो नॉर्मली क्या करते हैं, नॉर्मली जब ये इस तरह से याद करा जाता है नॉन सिम्बायोटिक में, तो एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरिलियम का नाम एक साथ लिया जाता है। ये एजोस्पाइरिलियम जो है बहुत सारी ग्रासेस, राइस, मेज, इन सब के साथ नॉर्मली होता है, और जरूरी नहीं है कि म्यूचुअल हो, फ्री भी रह सकता है उनके जस्ट राइजोस्फीयर में। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन तो हो गई, नॉर्मल आपने नाइट्रोजन की साइकिल देख ली। अब आप देखो कुछ और, जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं उनमें कुछ बैक्टीरिया भी आपने देखे, और साइनोबैक्टीरिया भी हो सकते हैं, जिसमें बैक्टीरिया में आपने एजोटोबैक्टर देखा, अभी मैंने बताया, क्लोस्ट्रीडियम बताया, सिम्बायोटिक में आपने राइजोबियम याद है, अभी मैंने एजोस्पेरिलम बता दिया आपको। इसके अलावा कुछ और फ्री लिविंग अगर याद रखते हैं तो एक होता है बीजेरिंकिया, इसका भी नाम खूब सुना होगा। ये भी फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर होता है। अच्छा, तो सिम्बायोटिक तो आपको पता ही चल गया। अब सिम्बायोटिक के ऊपर हम आते हैं, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होती है, ठीक है। तो लेट्स चेक। आई गेस हिसाब से नहीं दिखा होगा आपको। symbiotic biological nitrogen fixation। ओके, नॉर्मली क्या होता है जिसका हम पढ़ते हैं वो होता है राइजोबियम, जो इसके साथ रूट नोड्यूल बनाता है विथ लेग्यूमिनस प्लांट्स सच एज बीज,
पी, ग्राम, ग्राउंडनट, इस सब तरह में फैबेसी फैमिली के साथ। तो रूट ऑफ दीज प्लांट्स हैव कैरेक्टरिस्टिक स्वेलिंग कॉल्ड नोड्यूल्स। आज प्रीतम को क्या हो गया है, एकदम चुप है। मैम फुल स्क्रीन करके मैम देख रहा हूँ तो प्रेजेंटेशन मैम बैक अच्छा, करके माइक ऑन करना पड़ता है मैम, नहीं ओके। होता। तो the bacteria thrive well in these nodules within the root cells. तो बैक्टीरिया राइजोबियम जो है फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फॉर द प्लांट्स एंड इन रिटर्न, टर्न में भी तो कुछ लेगा, रिटर्न में वो लेता है, इन रिटर्न वाटर लेगा, मिनरल लेगा और अदर न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट बना रहा है वो प्लांट से लेगा। तो नोड्यूल्स क्या होते हैं, आर द साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। अच्छा, साथ ही साथ इन नोड्यूल्स में कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन की साइट है, तो कुछ चीजें होंगी जिनसे होगा। तो उनमें होता है एक लेग हीमोग्लोबिन, ये याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन का भाई होता है ये लेग हीमोग्लोबिन। और एक एंजाइम याद रखना है, दो चार चीजें याद रख लीजिए। नाइट्रोजिनेस, कौन सा एंजाइम है, नाइट्रोजिनेस। ठीक है, तो रूट नोड्यूल कंटेन्स अ पिगमेंट लेग हीमोग्लोबिन जो कि पिंकिश कलर देता है एंड इट इज क्लोजली रिलेटेड टू पिगमेंट हीमोग्लोबिन इन as in red blood cells. तो like hemoglobin it also combines with oxygen, जैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, ये भी ऑक्सीजन के साथ बनाता है बॉन्ड। तो by combining with oxygen, leg hemoglobin protects the enzyme nitrogenase which functions only under anaerobic condition. Anaerobic, aerobic मतलब एरोबिक जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एनारोबिक मतलब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजिनेस वाली ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करता है। तो क्या करता है कि ये लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के उसे फिक्स करके रख लेता है अपने पास। तो जो ऑक्सीजन वहां पे नोड्यूल्स में फिर नहीं रहती है क्योंकि लेग हीमोग्लोबिन ने उसे बाइंड कर लिया होता है। ओके, तो नाइट्रोजिनेस इज द ओनली एंजाइम दैट कैन स्प्लिट नाइट्रोजन मॉलिक्यूल फॉर nitrogen fixation. Nitrogenase is the only enzyme that can split nitrogen molecule for nitrogen fixation. So enzyme nitrogenase is a molybdenum iron protein. यहाँ पर आया ना मोलिब्डेनम का रोल, लेकिन ये कोई ऐसा न्यूट्रिएंट नहीं है। मोलिब्डेनम आयरन का रोल आया, लेकिन खास मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन and catalyzes the conversion of atmospheric nitrogen to ammonia as given. इसकी इक्वेशन देखिए, नाइट्रोजन 8 इलेक्ट्रॉन्स 8 प्रोटॉन्स 16 ATP, 2 molecules of ammonia H2, 16 ATP खर्च हुए थे तो 16 ATP निकल के आए और PI बॉन्ड्स। अच्छा, ये जो माइक्रोब्स होते हैं जब ये फ्री लिविंग सिचुएशन में होते हैं तो ये बहुत आराम से एरोबिक कंडीशन में रहते हैं, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहां पर ये नाइट्रोजिनेस जो होता है वो ऑपरेशनल नहीं होता है। पर जब नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है तब वो एनएरोबिक हो जाते हैं, thus protecting the nitrogenase enzyme। ये वही बैक्टीरिया होता है जो बाहर बहुत आराम से एरोबिक पे रह रहा होता है और जब रूट नोड्यूल में जाता है तो भी आराम से एनएरोबिक में रह लेता है ताकि जो नाइट्रोजिनेस है उसका फंक्शन प्रॉपर्ली हो सके। अब आप ये देखिए रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन।
रूट नोड्यूल है, कैसे होगा? सेल्स हैं जैसे प्लांट के नॉर्मली, और इन सेल्स के पास में ये लगी हुई है ये सॉइल। इन सॉइल्स में ही आपके रूट नोड्यूल बैक्टीरिया प्रेजेंट है। जो प्लांट के आसपास का एरिया होता है किसी भी प्लांट का, जहाँ पे उसका बैक्टीरिया, उसका न्यूट्रिशन, ये सब चीजें प्रेजेंट होती हैं बच्चों, उससे कहते हैं उस प्लांट का राइजोस्फीयर। यानी कि ये सब जो सॉइल है, जो बैक्टीरिया है, वो उस रूट के राइजोस्फेरिक रीजन में प्रेजेंट है ना। उसके बाद सेकेंड स्टेप, फिगर नंबर 1 हो गई। फिगर नंबर 2 में जब ये इनके कांटेक्ट में आते हैं तो कुछ रूट हेयर में कर्लिंग आने लगेगी। रेस्ट सेल्स जैसे थे वैसे ही, और एक इसकी सॉइल थी and plus this was the rhizobium bacteria जो इसके कंटैक्ट में अब आ गया है। सॉइल की ये सारी ओके। तो ये जो रूट कर्लिंग होती है, इससे क्या स्टार्ट हो जाता है? एक इन्फेक्शन थ्रेड बनना स्टार्ट हो जाता है। रूट नोड्यूल बैक्टीरिया आपके राइजोबियम होते हैं, और ये क्या हो रहा है? जब इन्फेक्शन हुआ राइजोबियम का तो रूट हेयर्स की कर्लिंग होने लगी। ये हो गया, सबने बना लिया? चलो तुम लोग करो, मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। अब उसके बाद क्या होगा? सेल्स थे उसके जैसे, अब यहाँ पर से राइजोबियम अंदर आ गया है और एक प्रॉपर इन्फेक्शन थ्रेड बना लिया है उसने।
इन्फेक्शन थ्रेड। अब जब इन्फेक्शन थ्रेड बन गया तब 4th नंबर पे एक प्रॉपर नोड्यूल बन जाएगा। तो इस तरह से बन जाएगा। ग्रोथ अंदर बढ़ने लगेगी एंड अल्टीमेटली एक मैच्योर नोड्यूल विल फॉर्म। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले जो लेग्यूमिनस प्लांट का वो कांटेक्ट में आया रूट हेयर राइजोबियम बैक्टीरिया के साथ। ओके, फिर क्या हुआ, बैक्टीरिया डिवाइड नियर इट एंड अपॉन सक्सेसफुल इन्फेक्शन ऑफ द रूट हेयर कॉजेज इट टू कर्ल। यहाँ पे इसने कर्लिंग करवा दी बैक्टीरिया ने। तो एट द साइट ऑफ कर्लिंग और डिफॉर्मेशन ऑफ रूट हेयर राइजोबियम बैक्टीरिया इनवेट, यहाँ पर इसने अब फर्दर इनवेट कर दिया। तो एंड इट स्टार्टेड प्रोलिफरेटिंग इनसाइड द सेल। सेल के अंदर धीमे धीमे पूरा प्रोलिफरेट करना शुरू हो जाएगा, ठीक है, अपनी कॉलोनीज बना लेगा। सो द प्लांट रिस्पॉन्ड्स बाय फॉर्मिंग एन इन्फेक्शन थ्रेड मेड अप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्फेक्शन थ्रेड किससे बनता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनता है। That grows inward from the infected cell. तो infected thread carries dividing bacteria। ज्यादातर वो बैक्टीरिया बैक्टीरोइड्स के फॉर्म में होते हैं। अब ये बैक्टीरोइड्स क्या है? कुछ बैक्टीरिया जो एनलार्ज हो जाते हैं राइजोबियम के रॉड फॉर्म में, उन्हें कहते हैं बैक्टीरोइड्स। तो अंदर जो बैक्टीरिया घुस गए, ज्यादातर बैक्टीरिया बैक्टीरोइड्स फॉर्म में होते हैं इन्फेक्शन सेल के अंदर। तो इन्फेक्शन थ्रेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बन रही है अंदर को। तो इन्फेक्शन थ्रेड कैरीज डिवाइडिंग बैक्टीरिया अपैरेंट एज बैक्टीरोइड्स। फिर बैक्टीरियोइड्स अब अल्टीमेटली अंदर घुसते चले गए, कॉर्टेक्स तक चले गए, पेरीसाइकिल में चले गए, उन सेल्स में भी जाके डिवाइड करने लगे। तो सेल डिवीजन इज स्टिमुलेटेड इन द इन्फेक्शन वाला एरिया में एंड मोर बैक्टीरिया इन्वेड द न्यूली फॉर्म टिश्यूज। सो इट इज बिलीव दैट अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोकाइनेंस produced by the invading bacteria and auxins produced by the plant cell promote cell division। वहां पर जो बैक्टीरिया होता है वो साइटोकाइनेंस प्रोड्यूस कर रहा होता है और प्लांट अपना जो होता है वो ऑक्सिन्स का प्रोडक्शन कर रहा होता है। तो इनके पूरे इफेक्ट से इनर कॉर्टेक्स में और पेरीसाइकिल के एरिया में क्या हो जाता है? सेल डिवीजन होता है। तो सेल डिवीजन होता है, ग्रोथ होती है कॉर्टेक्स की, कॉर्टिकल और पेरीसाइकिल सेल्स की, जो अल्टीमेटली जाके नोड्यूल का फॉर्म ले लेता है। रूट नोड्यूल्स thus form establish a direct vascular connection with the plant। अब जब कॉर्टेक्स और पेरीसाइकिल तक आ गया है नोड्यूल, यानी कि ये उनके वैस्कुलर कनेक्शंस के साथ मिल गया है ना। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है बैक्टीरिया के जीन्स के साथ, अब कोई भी चीज बिना जेनेटिक नहीं हो रही है, तो बैक्टीरिया में कुछ जीन्स भी हैं और प्लांट में भी कुछ जीन्स हैं। तो प्लांट की जो जीन्स होती है जो कंट्रोल कर रही है नाइट्रोजन फिक्सेशन को, वो होती है नॉड जीन्स, NOD। नॉड मतलब नोड्यूल से लिया गया है। तो बैक्टीरिया प्लांट वाली जीन्स हो गई नॉड जीन्स, और बैक्टीरिया की जो जीन्स हैं तो उससे कहते हैं, ये था प्लांट नॉड जीन्स, बैक्टीरिया में हो गई बैक्टीरियल नॉड जीन प्लस निफ जीन्स। निफ मतलब नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन्स एंड
फिक्स जीन्स, ये भी नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन्स होती है। इनका क्लस्टर होता है, नॉट जीन्स का, निफ जीन्स को और फिक्स जीन का, इनके क्लस्टर होते हैं। निफ इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो नाइट्रोजिनेस एंजाइम होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो सिर्फ नाइट्रोजिनेस एंजाइम के प्रेजेंस में ही हो सकती है। तो इसका रोल क्या होता है कि जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको ये ब्रेक करता है। तो these three triple bonds are broken down in a stepwise reaction to yield ammonia. तो कैसे कैसे होगा, लेट्स सी। सबसे पहले ये आपका एंजाइम नाइट्रोजिनेस आ गया, एंजाइम आ गया, एंजाइम का कांटेक्ट हुआ आपके ट्रिपल बॉन्ड ऑफ नाइट्रोजन से, वहां पर एक बाइंडिंग साइड बन गई। सुन रहे हैं ना सब लोग? यस मैम। और फिर क्या हो जाएगा, रिडक्शन डिवीजन हो जाएगा। अल्टीमेटली ये दो कर दिया इसने, बाइंड होके फिर से दोबारा एक और रिडक्शन डिवीजन होगा। H H H H और फिर से अगर दोबारा एक और रिडक्शन हो तब क्या होगा, N और N। तो अब तक कितना हो चुका है, 6 प्रोटॉन्स का यूज। 1 2 3 4 5 6, 2 यहाँ पे लगी थी, 2 यहाँ पे लगी थी, 2 यहाँ पे लगी थी, तो 6 और तो 6 प्रोटॉन्स का यूज हुआ। तो फिर क्या हो गया, दोनों N फ्री हो गए थे, तो ये NH3 एक बन के निकल जाएगा, NH3 एक बन के निकल जाएगा, 2 प्रोडक्ट्स बन जाएंगे और एंजाइम जो नाइट्रोजिनेज है ये फ्री हो जाएगा। समझ में आया? हाइड्रोजन आयंस की यूज होती है इसमें, हाइड्रोजन मिलता है, रिडक्शन होकर चला जाता है। तो 6 लगे, 1 2 यहाँ लगे, 4 यहाँ पर हो गए, 2 और यहाँ लगे थे, तो 6 टोटल हाइड्रोजन यूज हुए। और ये हर स्टेप, हर रिडक्शन पे एक एक बॉन्ड इसका कम होता चला गया। अल्टीमेटली थर्ड वाले पे जब 5th और 6th हाइड्रोजन का यूज हो रहा था तब दोनों बॉन्ड नाइट्रोजन के टूट चुके थे और फिर क्या हुआ, लास्ट में 2 अमोनिया रिलीज हो गए, 2NH3, और एंजाइम नाइट्रोजिनस फ्री होके रिलीज हो गया। तो जो अमोनिया सिंथेसाइज होती है नाइट्रोजिनेस, अमोनिया इस ओवरऑल प्रोसेस में, नाइट्रोजिनेस प्रोसेस से जो अमोनिया सिंथेसिस हो रही है इस नाइट्रोजिनेस की रिक्वायरमेंट के साथ, इट रिक्वायर्स अ वेरी हाई इनपुट ऑफ एनर्जी। तो अबाउट एक अमोनिया के ऊपर 8 ATP का खर्च हो जाता है। तो एनर्जी कहाँ से रिक्वायर हो रही है, रेस्पिरेशन से आ रही है।
अब नाइट्रेट का जो एसिमिलेशन हो रहा है, अभी तक हमने बता दिया कि अमोनियम में प्लांट फेवर करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है नाइट्रेट के फॉर्म में भी आता है। तो अब पढ़ लेते हैं नाइट्रेट एसिमिलेशन प्लांट्स में कैसे होगा। इसमें क्या हो रहा है, जब नाइट्रेट्स एब्जॉर्ब हो गए हैं प्लांट से, तो दे आर रिड्यूस्ड टू अमोनिया विद द हेल्प ऑफ 2 एंजाइम्स। ये बात समझ में आई? ये प्लांट्स जो है, ये बात समझ में आई कि प्लांट्स जो है अमोनियम के फॉर्म में ले रहे हैं, और एक और प्लांट के लिए एक और फेवरेट फॉर्म था ना, नाइट्रेट फॉर्म भी था। तो अगर नाइट्रेट फॉर्म में प्लांट को मिल गया है अमोनिया जो है, तो जो आपका नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट फॉर्म में जब मिला है, तो उसे भी तो कुछ प्लांट अपने फेवरेट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ना। तो प्लांट जब उसे नाइट्रेट एसिमिलेशन करते हैं अमोनिया में, तो उस टाइम भी प्लांट 2 एंजाइम्स यूज करते हैं। एक यूज करते हैं नाइट्रेट रिडक्टेज, और एक यूज करते हैं नाइट्राइट रिडक्टेज। भाई यहाँ पर एक मैंने बताया था ना, तो नाइट्रेट रिडक्टेज का काम क्या होता है, नाइट्रेट को नाइट्राइट में चेंज करना, नाइट्रेट टू नाइट्राइट। तो ये रिएक्शन कैन टेक प्लेस इन एनी पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। ये नोड्यूल में हो ऐसा जरूरी नहीं है। नाइट्रेट टू नाइट्राइट हो गया, ये एक फ्लेवोप्रोटीन होता है नाइट्रेट रिडक्टेज, और इसमें होता है मोलिब्डेनम। दूसरा आपका हो गया नाइट्राइट रिडक्टेज। नाइट्राइट रिडक्टेज रिड्यूसेस द नाइट्राइट आयंस। अब ये नाइट्राइट को किसमें चेंज करेगा, अमोनियम में। तो ये नाइट्रेट का एसिमिलेशन हो रहा है। नाइट्रेट का एसिमिलेशन कैसे हो रहा है, पहले नाइट्रेट टू नाइट्राइट, फिर नाइट्राइट टू अमोनिया। अब जो नाइट्राइट रिडक्टेज है, इसको मोलिब्डेनम नहीं चाहिए होता है, एंड मे कंटेन कॉपर और आयरन। अच्छा, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन लीव्स। ये कहीं पर भी हो सकती है प्लांट में, एंड दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन लीव्स। ओके, अब अमोनिया से अमाइनो एसिड्स में कैसे बदलेगा, इसमें भी बस अब आपका चैप्टर का एंड ही आ रहा है, अब ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है आप लोग को। अमोनिया से अमाइनो एसिड्स में चेंज होने के कुछ प्रोसेस होते हैं। अमोनिया फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इज यूटिलाइज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमोनिया जो बन रही है नाइट्रोजन फिक्सेशन से, वो किस काम आ रही है, अल्टीमेटली अमाइनो एसिड्स बनाने के। तो ईच अमाइनो एसिड हैज एट लीस्ट 1 कार्बोक्सिल ग्रुप एंड 1 अमाइनो ग्रुप। तो हर अमाइनो एसिड के पास एटलीस्ट एक कार्बोक्सिल ग्रुप होगा और एक अमाइनो ग्रुप होगा। अच्छा, इसके
ज्यादातर अमोनिया जो बनती है प्लांट्स में, इट इज फॉर्म बाय द फॉलोइंग टू प्रोसेसेस। एक होता है रिडक्टिव एमिनेशन, और दूसरा प्रोसेस होता है ट्रांस एमिनेशन। ओके, तो जो रिडक्टिव एमिनेशन होता है, इन दिस द अमोनिया रिएक्ट्स विद अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड टू फॉर्म ग्लूटामेट। इसमें आपका क्या होता है बच्चों, इसमें जो हो जाएगा आपकी जो अमोनिया, ये है अमोनियम आयंस, इनका रिएक्शन हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड के साथ, ठीक है, और ये बना लेंगे ग्लूटामेट एंड वाटर। साथ ही साथ NADPH कन्वर्ट हो जाएगा NADP में, और एंजाइम इन्होंने यूज किया, इन्होंने ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक, दूसरा स्टेप बताया मैंने, ये लिख लिया। दूसरा स्टेप बताया मैंने ट्रांस एमिनेशन। इसका काम क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द ट्रांस एमिनेशन, मतलब जो अमाइनो एसिड्स हैं उनका एक अमाइनो एसिड से, अमाइनो ग्रुप से ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम वन अमाइनो एसिड टू द कीटो ग्रुप ऑफ कीटो एसिड। मतलब it involves the transfer of amino group from one amino acid to the keto group of keto acid। तो इसमें ग्लूटामिक एसिड, जो ग्लूटामेट है आपका, वही मेन एसिड होता है जो यूज होता है, जिससे कि बाकी के 17 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो ट्रांस एमिनेशन के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, और एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांस एमिनेज। कैसे होता है, जो ग्लूटामिक एसिड हुआ आपका, बना था पहले स्टेप में, उसके साथ में कोई और कीटो एसिड आया, एंजाइम ये लग गया ट्रांसएमिनेज। कौन सा कीटो एसिड है इसके ऊपर डिपेंड करेगा यहाँ के ऊपर प्रोडक्शन, उस टाइप का अमाइनो एसिड प्रोड्यूस होगा डिपेंडिंग ऑन द कीटो एसिड। अच्छा, अब तीसरी चीज है, अमाइनो एसिड्स बन गए, यहां से एमाइड्स कैसे बनेंगे। तो दो इंपॉर्टेंट एमाइड्स प्लांट में होते हैं, वो होते हैं एस्पेराजीन एंड ग्लूटामीन। किससे बनते हैं ये, एस्पेराजीन आपका बनेगा एस्पार्टिक एसिड से, और ग्लूटामीन बनेगा ग्लूटामिक एसिड से। So both these amides are formed by replacing the hydroxyl part of the amino acid by the amino radical। बताती हूँ आपको,
hydroxyl part of the amino acid by the amino radical. चलो रिएक्शन ग्लूटामिक एसिड के साथ अमोनियम आयंस लगे तो बन गया ग्लूटामीन। ये क्या हो रहा है? दिस प्रोसेस अमाइनो एसिड से अमाइड बनाने का प्रोसेस हो रहा है। एंजाइम ग्लूटामीन सिंथेटेज, ये लगा ग्लूटामीन बन गया। उसी तरह से aspartic acid in the presence of ammonium ions gives out asparagine in the presence of enzyme asparagine synthetase। तो अमाइड्स में अभी जो अमाइड्स बन के आ गए ग्लूटामीन एंड एस्पैराजीन, दे कंटेन मोर नाइट्रोजन देन अमाइनो एसिड्स। इनमें ज्यादा नाइट्रोजन होगी इन कंपैरिजन टू देयर रिस्पेक्टिव अमाइनो एसिड। सो दे आर द स्ट्रक्चरल, जो अमाइड्स अब जब बन जाती हैं, दे आर द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ मोस्ट प्रोटीन्स। अब अमाइड भी बन गया। अगर हमें अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनाना हो तब की बात करें, अगर प्रोटीन जो होता है वो एक बहुत ही ऑर्गेनाइज मॉलिक्यूल होता है। प्रोटीन में क्या होता है? बहुत सारे वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगी। अच्छा, पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या होगा? इट कंसिस्ट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ अमाइन। इसमें क्या होगा? प्रोटीन में वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स। और पॉलीपेप्टाइड चेन्स क्या होती है? पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर मेड अप ऑफ hundreds of amino acids. In a specific sequence. So, amino acids in a polypeptide chain are linked together. कौन से बॉन्ड से लगी होंगी ये? जो ये अमाइनो एसिड्स ये लगे हुए हैं, मान लो ये अमाइनो एसिड्स हैं एक पॉलीपेप्टाइड चेन के, तो इनके बीच में जो बॉन्ड होता है, दैट बॉन्ड इज द पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पर भी पेप्टाइड बॉन्ड, ये अमाइनो एसिड है, इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो हो गई पेप्टाइड बॉन्ड की। तो अ पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड रिएक्ट्स विद द अमाइनो ग्रुप ऑफ अनदर अमाइनो एसिड with the removal of water molecule। अभी तुम्हें बताते हैं कैसे होता है पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। एक अमाइनो एसिड आपने लिया, ये इसका कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया, ये एक अमाइनो एसिड है। इसके साथ में एक और अमाइनो एसिड लगा दो,
ये इसका कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो ये क्या होता है, ये ऐसा ये बॉन्ड बन जाएगा। ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप था ये रिएक्ट कर गया है इसके अमाइनो ग्रुप से। एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप रिएक्ट कर जा रहा है दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप से, और रिमूवल किस चीज का हो जा रहा है, वाटर मॉलिक्यूल का। जब वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जा रहा है तो क्या बन रहा है, तो सेम रहा, यहाँ तक सेम रहा, यहाँ पर ये बचा N और ये बचा H, ये क्या आपका NH। ये चीज जो है आपकी, ये चीज दिस इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड। माइक से म्यूट कीजिए। पेप्टाइड बॉन्ड समझ में आया। अब ये दो के बीच में बना है, दो अमाइनो एसिड्स, तो इसे कह देंगे डाइपेप्टाइड। ओके, ये जो बॉन्ड बन के आ रहा है तो क्या होता है, प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से बनी होती है, और प्रोटीन बहुत ही ऑर्गेनाइज मॉलिक्यूल होती है। इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स, और एक पॉलीपेप्टाइड चेन में बहुत सारे अमाइनो एसिड्स, हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स लगे होते हैं। और अमाइनो एसिड्स जो होते हैं, अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन में दे आर लिंक्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। और पेप्टाइड बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, ये कार्बोक्सिल ग्रुप का इसका अमाइनो ग्रुप के साथ रिएक्शन होता है, वाटर की रिलीज होती है, और अल्टीमेटली एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। तो एक अमाइनो एसिड ये था, एक अमाइनो एसिड ये, ऐसे हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड जब लग जाएंगे तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, और एक प्रोटीन वन और मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन से बनती है। समझ में आया? सबको समझ में आ गया? चैप्टर समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कुछ की टर्म्स फिर से रिवाइज कर लेते हैं। वी हैव गॉट 4-5 मिनट्स इन आवर हैंड, तो जल्दी से हम लोग, ताकि हम लोग कभी ना भूलें। सबसे पहले आप सब बोलेंगे, अनम्यूट ही रखिएगा। अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ, जो डेड होता है ना, डेड बायोमास आपका, डेड बायोमास इनटू अमोनिया और अमोनियम कंपाउंड्स by microorganisms। ये होता है। और डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है? डीनाइट्रिफिकेशन होता है कन्वर्जन ऑफ फ्री नाइट्रोजन, किससे? नाइट्रेट से। सो कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट्स इनटू फ्री नाइट्रोजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। अच्छा, हाइड्रोपोनिक्स क्या थी? हाइड्रोपोनिक्स याद है? बोलिए। मैम soil less culture। Soil less, very good। हिमांजिनी, Yes, ma'am. अब you were not coming ना? Only on Saturday, ma'am.
Yeah. Better try to be regular, na? Yes, ma'am. Sorry, ma'am. I went to my aunt's house. Sorry. Oh. तो फिर अब वीडियो देख लीजिएगा, ओके? Yes, ma'am. ओके, नाइट्रिफिकेशन क्या होता है? It's the process of Ammonia to nitrates and nitrates. ammonia to nitrates. और नाइट्रोजिनेज तो एक एंजाइम होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज होता है. अच्छा, जो डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो वापस से नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके सॉइल में ले आते हैं. ये हो गया. ओके, तो सारा कुछ इस चैप्टर से समझ में आ गया है. बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन समझ में आई सबको? Yes, ma'am. रूट नोड्यूल फॉर्मेशन समझ में आया सानू? Yes, ma'am. चैप्टर में कहीं कोई प्रॉब्लम? मम्मी छूट गया था एक क्या छूटा है? कहाँ पर? ग्लूटामिक एसिड अमोनिया जो बनाया था. ये यस मैम. मैम हो गया. हो गया. ओके, तो नेक्स्ट क्लास में वी विल बिगिन फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट क्लास कब की शेड्यूल है आपकी? शायद वेडनेसडे है. ओके, तो रिवाइज करिएगा मिनरल न्यूट्रिशन को एंड वी विल डू फोटोसिंथेसिस. मनोज सारा समझ में आया? जागृति आपको समझ में आया? टेस्ट वाला प्रोसेस सबका फिनिश हो गया था ना? अब इस वीक जो टेस्ट होगा ना वो सब बच्चे देंगे, ठीक है? मैम वही सिलेबस है जो 3 चैप्टर्स थे. जो 3 चैप्टर्स थे उनका टेस्ट हुआ नहीं अभी तक? आपका क्या? नो मैम, इस सैटरडे संडे हुआ ही नहीं. अच्छा, तो फिर वही सेम टेस्ट होगा फिर. ओके. वेडनेसडे तक ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी. फिर तो जब अगर टेस्ट नहीं हुआ है तो वही सेम टेस्ट होगा. चलो, ओके. सो रिवाइज कीजिएगा सारा. ओके, Okay. सी यू ऑन वेडनेसडे. बाय बाय. बाय मैम. थैंक Bye, यू ma'am. मैम. बाय. वेलकम. बाय बाय. ये तो गोलाई होती रहेगी.